तो हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करते हैं गति और विराम अवस्था। बोले तो गति की अवस्था और विराम अवस्था, गति तथा विराम अवस्था। तो अगर अपन बात करते हैं कि यार ये वस्तु गतिशील है कि वस्तु रुकी हुई है, बोले तो विराम अवस्था में है। तो किसी भी वस्तु का गतिशील होना या विराम अवस्था होना डिपेंड करता है प्रेक्षक पर। डिपेंड किस पे करता है? प्रेक्षक, जिसको अपन निर्देश तंत्र भी बोल सकते हैं। तो किसी वस्तु का गतिशील होना या विराम अवस्था में होना निर्भर करेगा प्रेक्षक पर। किस पर निर्भर करेगा? प्रेक्षक पर। मीन्स गतिमान अवस्था या विराम अवस्था डिपेंड करेगी वस्तु तथा प्रेक्षक दोनों पर। मीनिंग क्या है? प्रेक्षक बोले तो जिसके सापेक्ष आप वस्तु को देख रहे हैं। तो पता लगता है एक वस्तु एक प्रेक्षक के सापेक्ष तो स्थिर अवस्था में है और वही वस्तु किसी दूसरे के सापेक्ष गतिमान अवस्था में। मीन्स एक वस्तु तो एक के सापेक्ष स्थिर अवस्था में है और वही वस्तु किसी दूसरे प्रेक्षक के सापेक्ष क्या है? गतिमान अवस्था में। तो अगर अपन बोलते हैं कि यार ये वस्तु गतिशील है, ये वस्तु रुकी हुई है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आप प्रेक्षक नहीं बोलोगे गतिमान होना या स्थिर होने का कोई मतलब नहीं है। मीन्स अपन ने बोला कि यार ये वस्तु रुकी हुई है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये वस्तु इसके सापेक्ष रुकी हुई है, क्योंकि वही वस्तु किसी और दूसरे के सापेक्ष क्या हो सकती है? गतिशील हो सकती है। वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कैसे होगा। तो भैया लोगों, किसी भी वस्तु का गतिशील होना या विराम अवस्था में होना किस पर डिपेंड करेगा? प्रेक्षक पर। अर्थात गतिमान या स्थिर अवस्था एक कंबाइंड इफेक्ट है किसका? वस्तु और प्रेक्षक का। एक ही वस्तु एक प्रेक्षक के सापेक्ष तो स्थिर अवस्था में हो सकती है और वही वस्तु किसी दूसरे प्रेक्षक के सापेक्ष गतिमान अवस्था में हो सकती है। अर्थात बिना प्रेक्षक बोले, बिना प्रेक्षक बताए किसी वस्तु के स्थिर अवस्था में होने और गतिमान अवस्था में होने का कोई मतलब नहीं है। अर्थात अगर आपको बोलना पड़ता है कि ये वस्तु रुकी है, कि ये वस्तु चल रही है, तो आप उसके साथ साथ क्या बोलेंगे? प्रेक्षक, कि यह वस्तु इस प्रेक्षक के सापेक्ष गतिशील है, क्योंकि वही वस्तु किसी और दूसरे प्रेक्षक के सापेक्ष क्या हो सकती है? स्थिर अवस्था में हो सकती है। अब अपन बात करते हैं कि कोई भी वस्तु किसी प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिर अवस्था में कब होगी? विराम अवस्था में कब होगी? और कोई वस्तु किसी प्रेक्षक के सापेक्ष गतिमान अवस्था में कब होगी? तो यदि वस्तु की प्रेक्षक के सापेक्ष, यदि वस्तु की प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो वह वस्तु उस प्रेक्षक, उस ऑब्जर्वर के सापेक्ष क्या होगी? गतिमान अवस्था में होगी। और यदि वस्तु की स्थिति में प्रेक्षक के सापेक्ष परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह वस्तु उस प्रेक्षक के सापेक्ष क्या होगी? स्थिर अवस्था में होगी। तो मैंने आपको बोला किसी भी वस्तु के विराम अवस्था में होने, गति की अवस्था में होने के लिए आपको सबसे पहले क्या बात करनी पड़ेगी? प्रेक्षक। क्योंकि कोई भी वस्तु 100% स्थिर अवस्था में और 100% गतिमान अवस्था में नहीं हो, क्योंकि गतिमान अवस्था या स्थिर अवस्था में होना, वस्तु के गतिशील होना या स्थिर अवस्था में होना किस पर डिपेंड करेगा? प्रेक्षक पर डिपेंड करेगा। तो कोई भी वस्तु प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिर अवस्था में कब होगी? गतिमान अवस्था में कब होगी? यदि वस्तु की स्थिति में प्रेक्षक के सापेक्ष
समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह वस्तु उस प्रेक्षक के सापेक्ष क्या होगी? विराम अवस्था में, बोले तो स्थिर अवस्था में होगी। तो कोई भी प्रेक्षक वस्तु को विराम अवस्था में कब बोलेगा? जब वस्तु की स्थिति में प्रेक्षक के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा। मीन्स जिसके सापेक्ष वस्तु को देख रहे हैं और वह वस्तु उस प्रेक्षक के सापेक्ष उसकी स्थिति में, वस्तु की स्थिति प्रेक्षक के सापेक्ष नहीं बदल रही है, तो वह वस्तु उस प्रेक्षक के सापेक्ष क्या होगी? स्थिर अवस्था में। गतिशील अवस्था या गतिमान कब होगी? यदि वस्तु की स्थिति प्रेक्षक के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो वह वस्तु उस प्रेक्षक के सापेक्ष गतिशील अवस्था में होगी। तो किसी भी वस्तु को प्रेक्षक के सापेक्ष गतिशील अवस्था में कब बोलेंगे? जब वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही होगी, समय के साथ परिवर्तित हो रही होगी। तो किसी भी वस्तु का गतिशील होना या स्थिर अवस्था में होना डिपेंड करेगा प्रेक्षक पर। बिना प्रेक्षक बताए किसी वस्तु का गतिशील अवस्था में होना या स्थिर अवस्था में होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु एक ऑब्जर्वर, एक प्रेक्षक के सापेक्ष, एक निर्देश के सापेक्ष स्थिर अवस्था में हो सकती है और वही वस्तु उसी टाइम पर, उसी समय पर किसी दूसरे प्रेक्षक के सापेक्ष क्या हो सकती है? गतिशील अवस्था में हो सकती है। तो कोई भी प्रेक्षक किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में कब बोलेगा? कि जब वस्तु की स्थिति उस प्रेक्षक के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदल रही हो तो वस्तु उस प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिर अवस्था में होगी। और कोई भी प्रेक्षक वस्तु को गतिशील अवस्था में कब बोलेगा? जब वस्तु की स्थिति प्रेक्षक के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो रही होगी। ठीक है, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जनाब ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन का एक डिब्बा है और उस डिब्बे में ये दो बर्थ है, बोले तो सीधे हैं। यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है, यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है, ए और बी, और एक आदमी क्या प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। यह ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। कितने से क्रॉस करिए? 50 किलोमीटर पर आवर से। तो आप मेरे को बताएंगे कि व्यक्ति बी के सापेक्ष, व्यक्ति ए इस व्यक्ति को देख रहा हूं, किसके सापेक्ष देख रहा हूं? बी के सापेक्ष। तो व्यक्ति ए को देख रहा हूं तो एक तरह से ये क्या बन गई? वस्तु बन गई। और चूंकि बी के सापेक्ष देख रहा हूं तो बी क्या बन गया? प्रेक्षक। क्या बन गया? बी क्या बन गया? प्रेक्षक। तो यह ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। तो आप मेरे को बताएंगे कि व्यक्ति बी के सापेक्ष स्थिर अवस्था में कि गतिशील अवस्था में? तो अपन इस व्यक्ति ए को बी के सापेक्ष देख रहे हैं, तो अपन ये देखेंगे क्या ए की स्थिति बी के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ए बी के सापेक्ष, ए की स्थिति बी के सापेक्ष समय के साथ बदल रही होगी तो ए बी के सापेक्ष गतिमान होगा, और अगर ए की स्थिति बी के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदल रही होगी तो ए बी के सापेक्ष क्या होगा? स्थिर। तो अब आप मेरे को बताएं, ये दोनों बर्थ पे बैठे हुए आराम से ट्रेन चल रही है, तो क्या ए की बी के सापेक्ष स्थिति बदल रही है?
नहीं बदल रही है। क्यों? क्योंकि ए बी के सामने बैठा है, ट्रेन चल रही है चल रही है चल रही है, लेकिन अगर ए बी से 5 फीट दूर पर है तो ट्रेन चलती जाए तो भी ए बी से कितना हुआ, 5 फीट दूर सामने का सामने बैठा रहेगा। अर्थात ये ए बी, इस ए की स्थिति बी के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रही है। इसका मतलब ए बी के सापेक्ष कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। ए बी के सापेक्ष स्थिर अवस्था में। अब मैं वापस इस ए को देखता हूं, लेकिन अब की बात देखता हूं किसके सापेक्ष? सी के सापेक्ष। अब सी के सापेक्ष देखता हूं तो सी मेरा क्या बन गया? प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, निर्देश तंत्र। तो अब सी ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और गाड़ी जा रही है। सी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और गाड़ी जा रही है, तो सी के लिए ए की स्थिति लगातार क्या होगी? बदलेगी, क्योंकि अभी ये डब्बा यहां पर है, थोड़ी देर बाद यहां पर है, थोड़ी देर बाद यहां पर है, थोड़ी देर बाद यहां पर, थोड़ी देर बाद गायब। तो एक सी तो बोलेगा अरे ये ए तो लगातार आगे जाता जा रहा है, अर्थात इस ए की सी के सापेक्ष स्थिति लगातार बदलती जा रही है। तो यही ए सी के सापेक्ष क्या होगा? सापेक्ष क्या होगा? गतिशील होगा। तो भैया लोगों, व्यक्ति ए ही है, व्यक्ति ए ही है, लेकिन यही व्यक्ति ए सेम टाइम पर एक प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिर है और उसी टाइम पर किसी दूसरे प्रेक्षक के सापेक्ष गतिशील है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि बिना प्रेक्षक बोले स्थिर अवस्था और गतिमान अवस्था का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बोलूं ए स्थिर है, ए स्थिर है, तो ये सी मेरा क्या कर देगा? माथा फोड़ देगा। ये बोलेगा सर ए कहां स्थिर है? ए तो गतिमान है। तो अगर मैं बोलता हूं ए स्थिर है तो इसका मीनिंग नहीं है, और मैं बोलता हूं ए गतिशील है तो ये बी मेरा माथा फोड़ देगा, बोलेगा सर कहां बैठा हुआ है बेचारा सामने का सामने। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि बिना प्रेक्षक बोले स्थिर अवस्था और गतिमान अवस्था का कोई मतलब नहीं है। तो अपन ने बोला ए स्थिर है, तो अपन को बोलना चाहिए, एक्यूरेट बोलना चाहिए कि ए बी के सापेक्ष स्थिर है। और अगर ये बोलता है सी ए गतिशील है, क्योंकि ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुक थोड़ी है, चल रही है, तो ट्रेन अभी डब्बा यहां पर है, थोड़ी देर बाद यहां पर, 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 तो ए लगातार ट्रेन के साथ आगे बढ़ता जाएगा। तो इस ए की सी के सापेक्ष स्थिति लगातार क्या होती जाएगी? बदलती जाएगी। तो यही ए सी के सापेक्ष गतिशील होगा। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है कि अपन बोले ए गतिशील है, नहीं, ए का बोलना पड़ेगा किसके सापेक्ष? क्योंकि यही ए बी के सापेक्ष क्या कौन सी अवस्था में स्थिर क्यों होगा? क्योंकि ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो ए ट्रेन में बैठा हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, अरे बी भी ट्रेन में बैठा हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों एक ही दिशा में समान चाल से चल रहे हैं। इसलिए इस ए की बी के सापेक्ष स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ए बी के सापेक्ष स्थिर है, लेकिन यही ए लगातार, यही ए की स्थिति लगातार सी के सापेक्ष बदलती जा रही है। तो यही ए सी के सापेक्ष गतिशील है। अर्थात आप बोलते ना कि ये कार चल रही है या ये व्यक्ति दौड़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट देखा जाए तो गलत है, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। आपको ये बोलना चाहिए कि यह व्यक्ति मेरे सापेक्ष गतिशील है, क्योंकि उस व्यक्ति की आपके सापेक्ष स्थिति में समय के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वही व्यक्ति किसी और दूसरे के साथ क्या हो सकता है? स्थिर अवस्था में हो सकता है। ठीक, तो गति अवस्था या विराम अवस्था इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वस्तु तथा प्रेक्षक। तो गतिमान अवस्था तथा स्थिर अवस्था वस्तु तथा प्रेक्षक का एक संयुक्त प्रभाव है। बिना प्रेक्षक बोले वस्तु को आप गतिमान या स्थिर अवस्था में नहीं बोल सकते। तो कोई भी वस्तु किसी प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिर अवस्था में कब होगी? जब वस्तु की स्थिति में प्रेक्षक के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वस्तु स्थिर अवस्था में होगी प्रेक्षक के सापेक्ष। लेकिन यदि वस्तु की स्थिति में
प्रेक्षक के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु उस प्रेक्षक के सापेक्ष गतिमान अवस्था में होगी। लेकिन एक ही वस्तु अलग अलग प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिर अवस्था में भी हो सकती है और गतिमान अवस्था में भी हो सकती है। तो ए बी के सापेक्ष तो स्थिर अवस्था में, लेकिन यही ए सी के सापेक्ष गतिमान अवस्था में। तो आज के बाद जब भी अपन कोई वस्तु बोले रुकी हुई है या वस्तु चल रही है, साथ साथ प्रेक्षक भी बोले, बस अपन जनरली बोलते हैं ट्रेन जा रही है, ट्रेन चल रही है, गाड़ी जा रही है, अपन को बोलना चाहिए गाड़ी हमारे सापेक्ष गतिशील है। लेकिन चूंकि जब अपन अपने सापेक्ष बात करते हैं ना तो अपन अपने सापेक्ष बोलते नहीं, अंडरस्टूड होता है कि मेरे हिसाब से तो बात कर रहा हूं, इसलिए अपन बोल देते यार ये मेरे सापेक्ष क्या हो रहा है, चल रहा है, या ये मेरे सापेक्ष क्या हुआ है, बैठा हुआ है। जब आप दो व्यक्ति एक साथ बैठे हुए होते हैं तो आप अपन बोलते हैं यार ये रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, क्योंकि उसकी स्थिति आपके सापेक्ष परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन वही व्यक्ति किसी और दूसरे के सापेक्ष क्या हो सकता है, गतिशील हो सकता है। तो गति तथा विराम अवस्था सापेक्ष राशि है, ये हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष बोले जाएंगे। तो बिना प्रेक्षक बोले, बिना प्रेक्षक बताए गतिमान अवस्था या स्थिर अवस्था का कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए आपने एक चीज को प्रेक्षक चूज कर लिया और उस प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, अर्थात वह वस्तु उस प्रेक्षक के सापेक्ष क्या है, गतिशील है। तो भैया लोगों, जब वस्तु गति कर रही है तो तीन टाइप की गति हो सकती है। वस्तु की जो गति है वो तीन टाइप की हो सकती है। एक हो सकता है एक विमीय गति, दूसरा हो सकता है द्विविमीय गति और तीसरा हो सकता है त्रिविमीय गति। तो अगर कोई वस्तु किसी प्रेक्षक के सापेक्ष गति कर रही है, उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो गति तीन टाइप की हो सकती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति क्या होगी कि यदि कण इस प्रकार गति करे कि उसकी गति में केवल उसके एक निर्देशांक में परिवर्तन हो तो वह गति क्या कहलाती है, एक विमीय गति। इससे भी अच्छी परिभाषा यह है कि यदि कण सीधी सरल रेखा में गति करता है, यदि कण सीधी सरल रेखा में गति करता है तो कण की गति क्या कहलाती है, एक विमीय गति। तो एक विमीय गति में कण क्या करेगा, सीधी सरल रेखा में गति करेगा। एक विमीय गति में कण क्या करेगा, सीधी सरल रेखा में गति करेगा। तो जैसा मैंने बोला गति सापेक्ष राशि है, आपको ऑब्जर्वर प्रेक्षक लेना पड़ेगा। तो सामान्य तौर में फिजिक्स में अपन प्रेक्षक क्या लेते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र, और यहां अपन किसी भी वस्तु की स्थिति को किसके हिसाब से बताते हैं, मूल बिंदु O के हिसाब से। तो मूल बिंदु O आपका प्रेक्षक हो गया। तो यदि वस्तु की स्थिति इस मूल बिंदु O के सापेक्ष बदल रही है तो मतलब वह वस्तु इसके सापेक्ष कौन सी अवस्था में, गतिशील अवस्था में। और यदि कण कुछ इस प्रकार गति करेगी, उसकी गति में उसका केवल एक ही निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो तो कण की गति एक विमीय गति कहलाती है। तो भैया गति के दौरान उसका एक ही निर्देशांक केवल तभी बदलेगा जब कण क्या करेगा, सीधी सरल रेखा में। मान लीजिए ये कण है, ये सीधा सीधा x दिशा में जा रहा है, तो लगातार इस मूल बिंदु O के सापेक्ष कण की स्थिति बदलती जा रही है और इसकी इस गति में कण का केवल कौन सा निर्देशांक बदल रहा है, x। अगर ये सीधा का सीधा ऊपर जाता तो इसका केवल कौन सा निर्देशांक बदलता, y, और सीधा का सीधा बाहर आता तो इसका कौन सा निर्देशांक बदल रहा है, z। तो यदि कण सीधी सरल रेखा में गति करेगा तो कण की गति क्या कहलाएगी, एक विमीय गति, क्योंकि एक विमीय गति में कण का केवल एक ही निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होगा। द्विविमीय गति क्या है कि यदि कण कुछ इस प्रकार गति करे कि उसके दो निर्देशांकों में समय के साथ
समय के साथ परिवर्तन हो, कि यदि कण इस प्रकार गति करे कि उसके दो निर्देशांकों में समय के साथ परिवर्तन हो, तो कण की गति क्या कहलाएगी? द्विविमीय गति। तो गौर फरमाइएगा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये आपका जेड अक्ष है। तो कण को कुछ इस प्रकार चलना है, कण को कुछ इस प्रकार चलना है कि उसकी गति में उसके केवल दो निर्देशांकों में परिवर्तन हो। तो भैया लोगों, केवल दो निर्देशांकों में परिवर्तन हो, तो अपन सब जानते हैं कि जब किसी तल पर अपन बात करेंगे तो उस तल में केवल दो ही निर्देशांक बदलते हैं। अगर मैं इस वाले तल पे चलूंगा, इस वाले तल पे चलूंगा, तो केवल x और y निर्देशांक बदलेंगे, z निर्देशांक नहीं बदलेगा। बोले तो x y तल पर आप चलते हैं तो z निर्देशांक नियत रहता है। अगर ये वाला तल है, ये वाला तल बोले तो ये वाली दीवार, ये वाला तल है, तो अगर मैं इस वाली दीवार पर चलूंगा, इस वाले तल पर चलूंगा, अगर मैं इस वाले तल पर चलूंगा, तो आप देखेंगे कि मेरा x निर्देशांक क्या रहेगा? नियत। क्योंकि x निर्देशांक कब बदलेगा? जब मैं इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा। जब इस तल पर मैं किसी भी बिंदु पर जाऊंगा तो x दिशा में नहीं चलूंगा। तो अगर मैं इस तल पर अलग अलग बिंदु लूंगा तो केवल y निर्देशांक और z निर्देशांक बदलेगा। और अगर मैं इस तल पर जाऊंगा xz तल पर, तो केवल x और z निर्देशांक बदलेगा, y निर्देशांक नहीं बदलेगा। तो आप किसी तल पर चलते हैं तो केवल दो ही निर्देशांक बदलते हैं। तो आपको अगर द्विविमीय गति की बात करनी है, तो यदि कण इस प्रकार गति करेगी, उसकी गति में उसके दो निर्देशांकों में समय के साथ परिवर्तन हो, तो कण की गति क्या कहलाएगी? द्विविमीय गति। तो द्विविमीय गति में कण एक तल पर वक्राकार पथ पर गति करेगा, एक तल पर वक्राकार पथ पे गति करेगा। तो जैसे मान लीजिए कण xy तल पर वक्राकार पथ पे गति कर रहा है, तो गति के दौरान आप देख लीजिए लगातार इसका x और y निर्देशांक समय के साथ क्या होता जा रहा है? बदलता जा रहा है। अर्थात द्विविमीय गति में कण क्या करेगा? एक तल पर वक्राकार पथ पर गति करेगा, एक तल पर वक्राकार पथ पर गति करेगा। त्रिविमीय गति में कण क्या होगा? कि यदि कण इस प्रकार गति करेगी, उसकी गति में उसके तीनों निर्देशांकों में समय के साथ परिवर्तन हो। यदि कण इस प्रकार गति करेगी, उसकी गति में उसके तीनों निर्देशांकों में समय के साथ परिवर्तन हो, तो कण की गति क्या कहलाएगी भैया? त्रिविमीय गति। तो त्रिविमीय गति में कण क्या होगा भैया लोगों? देखना क्या होगा कण। अभी कण मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से चलता चलता इधर आ गया हवा में, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। तो क्या हुआ? कण कुछ इस प्रकार चल रहा है कि उसका x, y और z निर्देशांक तीनों के तीनों समय के साथ बदल रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि कण क्या कर रहा है? अंतरिक्ष हवा में अनियमित गति करता है। जैसे मच्छर है, अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ। तो लगातार उसका x और y और z निर्देशांक तीनों के तीनों समय के साथ बदलते हैं। तो कण की गति क्या कहलाएगी? त्रिविमीय गति। अपने सिलेबस में मेनली ये दो गतियां हैं, एक विमीय गति और द्विविमीय गति। गति चाहे एक विमीय गति हो, चाहे द्विविमीय, चाहे त्रिविमीय, गतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे गतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपन गतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो बात कर रहे हैं हम लोग
गतियों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा गतियों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर दूरी। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर दूरी। तो जब कण गति करता है अर्थात जब कण की स्थिति किसी प्रेक्षक के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है तो अपन को बताना है कण द्वारा तय की गई दूरी। तो अपन बात करेंगे किसी समय अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के बराबर होती है। तो किसी समय अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी कण द्वारा तय की गई पथ की लंबाई के बराबर होती है। तो जब भी आपको कण द्वारा तय की गई दूरी जब भी आपको कण द्वारा तय की गई दूरी बतानी है तो आप ये देखो कि कण कौन से रास्ते पे चल रहा है। कण जिस रास्ते पे चल रहा है वह उस रास्ते की जो लंबाई है वो लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। तो जब भी दूरी निकालनी हो आप क्या देखो, कण जिस रास्ते पे चल रहा है उस रास्ते की क्या निकालनी है? लंबाई। तो शॉर्टकट में अपन बोल सकते हैं कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ी और डिटेल में बात कर दी किसी समय अंतराल में, क्योंकि अलग अलग समय अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग होगी। कैसे होगी देखिएगा। मान लीजिए कण यहां से चलना शुरू किया, चलते चलते कण यहां पर आया। जब कण को यहां से यहां तक चला तो यहां से यहां तक जाने में 5 सेकंड लगा। ए से इस बिंदु तक जाने में 5 सेकंड लगा। कण को ए से इस बिंदु डी तक जाने में 12 सेकंड लगे और ए से बी तक जाने में मान लीजिए 15 सेकंड लगे। ठीक है। अब आपसे बोला गया कि कण द्वारा प्रथम 5 सेकंड में दूरी बताइए। दूरी बताने का मतलब आपको क्या बतानी है? पथ की लंबाई। लेकिन ये कौन से समय में बतानी है? 5 सेकंड में। तो आपने बोला कण 5 सेकंड में ए से सी पर पहुंचा, तो ए से सी तक जो ये रास्ता तय किया गया इस रास्ते की लंबाई बतानी है। तो इस रास्ते की जो लंबाई होगी वह क्या कहलाएगी? दूरी। लेकिन कौन से समय में? 5 सेकंड के अंदर। अगर आपसे बोला गया कण द्वारा प्रथम 12 सेकंड में तय की गई दूरी बतानी है, दूरी बतानी है मतलब पथ की लंबाई बतानी है। लेकिन ये पथ की लंबाई कौन से समय में बतानी है? 12 सेकंड में। तो ये देखो 12 सेकंड के दौरान वो कौन से रास्ते पे चला? तो 12 सेकंड के दौरान वो यहां से चला और कहां तक पहुंचा? डी तक। तो इसका मतलब अगर प्रथम 12 सेकंड में मेरे को दूरी बतानी है तो मेरे को क्या करनी है? इस रास्ते की लंबाई बतानी है। इस रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। तो अलग अलग समय अंतराल में दूरी क्या हो जाएगी? अलग अलग। नो डाउट शुरू के 5 सेकंड में वो केवल यहां से यहां पर चला था, तो शुरू के 5 सेकंड में दूरी यहां से यहां तक की लंबाई थी। लेकिन 12 सेकंड में दूरी क्या होगी? यहां से यहां तक की लंबाई। और अगर वो मैं बोलता कि भैया 5 सेकंड से लेकर 12 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए, तो आप क्या देखेंगे? 5 सेकंड से लेकर 12 सेकंड तक में वो कौन से रास्ते पे चला? क्योंकि दूरी जब भी बतानी है क्या बात करेंगे? पथ की लंबाई। दूरी क्या होती है? पथ की लंबाई। लेकिन मेरे को बतानी है दूरी 5 सेकंड से 12 सेकंड में, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि 5 सेकंड से 12 सेकंड में वो कौन से रास्ते पे चला। तो 5 सेकंड से 12 सेकंड में वो यहां से यहां पर चला, तो
तो यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी, इस रास्ते की जो लंबाई होगी वह क्या कहलाएगी? दूरी। लेकिन कौन से समय अंतराल में? 5 से लेकर 12 सेकंड में। और अगर वो बोलता है 0 से लेकर 15 सेकंड में दूरी बताओ, तो 0 से 15 सेकंड में दूरी का मतलब क्या है? पथ की लंबाई। लेकिन अब पथ देखना पड़ेगा कहां से कहां तक का? 0 से 15 तक का। तो 0 सेकंड से यहां से शुरू हुआ और 15 सेकंड में ठेठ यहां तक पहुंच गया। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी, इस रास्ते की जो लंबाई होगी, यह लंबाई ही क्या कहलाएगी? दूरी। तो भैया लोगों, दूरी क्या होगा? कर्ण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई होगी। लेकिन एक बात देखिएगा, कर्ण ए बिंदु से बी बिंदु पर चल रहा है, लेकिन अलग अलग समय अंतराल में दूरी अलग अलग होगी। नो डाउट अलग अलग समय अंतराल में वो जो पथ तय करेगा वो अलग अलग होगा, उस रास्ते की लंबाई अलग अलग होगी। आप जैसे बूंदी से कोटा जा रहे हैं, तो हाँ बूंदी से कोटा जा रहे हैं, तो जब आप कुछ गति को आपको चलते चलते हुए 10 मिनट हुए तब रास्ते की लंबाई अलग होगी। चलते चलते हुए 20 मिनट हो गए तो रास्ते की लंबाई अलग होगी। तो नो डाउट अलग अलग समय अंतराल में दूरी अलग अलग होगी। लेकिन दूरी जब भी निकालनी है तो क्या निकालेंगे? तय किए गए पथ की लंबाई। तो कर्ण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक बात है कि नहीं है? अब दूसरी बात क्या, मान लीजिए ये एक बिंदु है ए, ये एक बिंदु है बी। अपन ए से बी पर पहुंचना चाहते हैं, ए से बी पर पहुंचना चाहते हैं, बोले तो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना चाहते हैं। तो नो डाउट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के रास्ते अलग अलग होते हैं। एक बार में इस रास्ते से होते हुए ए से बी पर पहुंचा, एक बार इस रास्ते से होते हुए ए से बी पर पहुंचा, इस रास्ते को नाम दिया मैंने फर्स्ट। एक बार इस तरह से घूमते हुए ए से बी पर पहुंचा, इस रास्ते को नाम दिया सेकंड। और एक बार थोड़ा यूं घूमते फिरते ए से बी पर पहुंचा, इस रास्ते को नाम दिया थर्ड। तो मेरे को बताइए, कर्ण द्वारा अगर कर्ण ए से बी पर अलग अलग रास्तों से होते हुए पहुंचता है, तो क्या कर्ण द्वारा ए से बी तक तय की गई दूरी सभी पथों में समान आएगी कि अलग अलग आएगी? मेरे से बोला गया कि भैया बताइए कर्ण द्वारा तय की गई दूरी प्रथम रास्ते पर, कौन से रास्ते पे बतानी है? प्रथम रास्ते पर। जैसे मेरे को दूरी बतानी, मैं बोलूंगा अरे दूरी क्या होती है? पथ की लंबाई। तो प्रथम पथ है ये, तो मैं क्या करूंगा? इस पथ की लंबाई निकाल लूंगा। इस पथ की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। लेकिन कौन से रास्ते में? प्रथम से। अब मेरे से बोला गया कि भैया कर्ण द्वारा तय की गई दूरी बताइए दूसरे पथ पर। तो अगर मेरे को इस वाले रास्ते पर कर्ण द्वारा तय की गई दूरी बतानी है, तो मैं बोलूंगा दूरी क्या होगी? कर्ण द्वारा तय की गई पथ की लंबाई। तो दूसरे पथ में कर्ण ऐसे चल रहा है, तो इस रास्ते की लंबाई, तो क्या इस रास्ते की लंबाई इस रास्ते की लंबाई इस रास्ते की लंबाई के बराबर आएगी क्या? नहीं आएगी। इसका मतलब प्रथम पथ और दूसरे पथ में कर्ण द्वारा तय की गई दूरी अलग होगी। अगर मेरे से बोला जाए तीसरे पथ पर दूरी बताओ, दूरी बताने का मतलब जिस पथ पर चल रहा है, जिस रास्ते पे चल रहा है, उस रास्ते की लंबाई। तो अगर मेरे को इस वाले रास्ते पर कि जब कर्ण ए से बी पर जा रहा है, कौन से पथ के थ्रू? थर्ड के थ्रू। तो कर्ण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? इस रास्ते की लंबाई। इस रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। कौन से पथ पर? तीसरे पथ पर। तो क्या इस रास्ते की लंबाई इसके या इसके बराबर आएगी क्या? नहीं आएगी। इसका मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सभी पथों में सेम है। मैं ए से बी पर जा रहा हूं, लेकिन अलग अलग रास्तों से जा रहा हूं, और अलग अलग रास्तों से जा रहा हूं तो पता लगता है अलग अलग रास्तों में कर्ण द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग आएगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग रास्तों की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। अपन प्रैक्टिकली भी देखते हैं, जब आपको घर से स्कूल आना होता है तो घर से स्कूल आने के भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। एक तो होता है शॉर्टकट रास्ता और एक होता है थोड़ा दोस्तों के साथ घूम फिर कर आने का रास्ता। तो नो डाउट शॉर्टकट रास्ते में, शॉर्टकट रास्ता क्यों बोला? कि उस रास्ते की लंबाई कम है, और जो दूसरा रास्ता है उस रास्ते की लंबाई क्या है? ज्यादा है। तो अलग अलग रास्तों की लंबाई अलग अलग होगी, चाहे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम है तो अलग अलग रास्तों की लंबाई अलग अलग होगी। तो अलग अलग रास्ते में कर्ण द्वारा तय की गई दूरी भी अलग अलग होगी। इसका मतलब सेकंड पॉइंट आया कि दूरी पथ पर निर्भर करती है। दूरी
पद पर निर्भर करती है। क्यों निर्भर करेगी? क्योंकि अलग अलग पद की लंबाई क्या होगी? अलग अलग होगी। अलग अलग पद की लंबाई अलग अलग होगी। और अगर अपन थोड़ा दूरी को प्रैक्टिकली देखें तो जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का जो माइलोमीटर होता है, अपन ने गाड़ी चलाई और अपन एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचे, तो जब गाड़ी चलाए थे तो गाड़ी के माइलोमीटर में आ रहे थे 100 किलोमीटर। इसका मतलब आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चल चुकी थी। अब आप घूमते फिरते यहाँ पर पहुंचे, अब आपकी गाड़ी में आ रहा है 102 किलोमीटर। इसका मतलब आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है? 2 किलोमीटर। अब ये 2 किलोमीटर क्या है? जिस रास्ते पर आप चले उस रास्ते की लंबाई, क्योंकि गाड़ी का जो माइलोमीटर होता है वो क्या नापता है? रास्ते की लंबाई। तो गाड़ी का जो माइलोमीटर होता है वो रास्ते की लंबाई नापता है, अर्थात कण द्वारा तय की गई दूरी नापता है। क्योंकि दूरी क्या होगी? कण द्वारा तय की गई पथ की लंबाई। तो अपन सब जानते हैं प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम हो, लेकिन अलग अलग रास्ते से आप जाओगे तो अलग अलग रास्तों की लंबाई अलग अलग होगी, तो दूरी भी अलग अलग होगी। तो अगर आपको प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर पहुंचना है और आप चाहते हैं कि आप सबसे कम दूरी तय करो, तो सबसे कम दूरी तय करने के लिए आपको उसको सीधा सट ए से बी पर जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे रास्ते से घूमते हुए गए तो इस रास्ते की लंबाई नो डाउट इस रास्ते से ज्यादा होगी। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी कब होगी? जब आप क्या करेंगे? सीधा सीधा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर जाएंगे। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा की लंबाई क्या कहलाएगी? न्यूनतम दूरी। बाकी अन्य सभी रास्तों में दूरी इस वाली दूरी से क्या होगी? ज्यादा। क्योंकि अन्य रास्तों की में अगर आप जाएंगे तो पथ की लंबाई इस वाले पथ की लंबाई से ज्यादा होगी। तो दूरी किस पर निर्भर करेगी? पथ पर निर्भर करेगी। तो जब भी आपको कण द्वारा तय की गई दूरी बतानी है तो आप ये चेक आउट करेंगे कौन सा रास्ता है, कौन से रास्ते में दूरी बतानी है। तो जिस रास्ते में दूरी बतानी है उस रास्ते की लंबाई निकालो, उस पथ की लंबाई निकालो। उस पथ की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होते हुए भी अलग अलग रास्तों में कण द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग होगी। दूरी क्या बना है? कण द्वारा तय की गई पथ की लंबाई। तो दूरी एक तरह से लंबाई है, तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। दूरी का विमीय सूत्र क्या होगा? m0, l1 और t0। क्योंकि दूरी एक तरह की क्या है? लंबाई है। और गजब की बात क्या है? दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। तो जब कण गतिशील है तो कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? कण द्वारा तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाएगी। अर्थात जब भी दूरी निकालनी हो तो आप देखो किस रास्ते पे चल रहा है, उस रास्ते की लंबाई निकाल लीजिए। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होते हुए भी अलग अलग रास्तों की लंबाई अलग अलग, तो अलग अलग रास्तों में कण द्वारा तय की गई दूरी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। अर्थात दूरी किस पर निर्भर करती है? पथ पर निर्भर करती है। दूरी का मात्रक मीटर होगा। v में सूत्र कितना होगा? m0, l1, t0। और दूरी क्या बताई? अदिश राशि बताई। तो दूरी जब भी याद आएगा तो आपको याद आना चाहिए पथ की लंबाई, रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। और प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें तो गाड़ी का जो माइलोमीटर होता है वो रास्ते की लंबाई नापता है। तो एक तरह से अपन बोल सकते हैं गाड़ी के माइलोमीटर द्वारा नापा गया पाठ्यांक की क्या कहलाएगी? दूरी। क्योंकि माइलोमीटर क्या नापता है? रास्ते की लंबाई, और रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। सेकंड परिभाषा अपन बात करते हैं विस्थापन। सेकंड डेफिनेशन बात करेंगे अपन लोग विस्थापन के बारे में। तो मान लीजिए अगेन एक कण गति कर रहा है प्रेक्षक के सापेक्ष। प्रेक्षक बोले तो जिसके हिसाब से देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एक कण किसी प्रेक्षक के सापेक्ष गति कर रहा है और वह कण ए से बी पर पहुंच जाता है इस रास्ते से होता हुआ। अब आपसे बोला गया विस्थापन बताइए। तो पहली बात विस्थापन क्या बताई? सदिश राशि बताई। विस्थापन क्या बताई? सदिश राशि बताई।
तो विस्थापन अगर सदिश राशि है तो इसमें परिमाण भी होगा और इसकी दिशा भी होगी। तो अगर आपको कर्ण द्वारा तय किया गया विस्थापन बताना है, कर्ण द्वारा तय किया गया विस्थापन बताना है कि जब कर्ण एक बिंदु से चलते हुए दूसरे बिंदु पर पहुंच गया और आपको बताना है कर्ण द्वारा तय किया गया विस्थापन, तो कर्ण द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर खींचा गया तीर, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर खींचा गया तीर क्या कहलाएगा, विस्थापन। मीन्स अगर कर्ण ए से चलते हुए बी पर पहुंचा है, मेरे से बोला गया विस्थापन बताओ, तो मैं क्या करूंगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर एक तीर खींच दूंगा। यह तीर ही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। यह तीर ही विस्थापन कहलाएगा। नो डाउट इस तीर की लंबाई अरे तीर की लंबाई बोले तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाले सीधी सरल रेखा की लंबाई, तीर की लंबाई का मतलब यही तो है, तीर की लंबाई का मतलब यही तो है। तो तीर की लंबाई बोले तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा की लंबाई क्या बताएगी, विस्थापन के परिमाण को, क्योंकि अपन सब जानते हैं तीर की लंबाई क्या बताती है, सदिश के परिमाण को बताती है, और तीर पर लगा यह चिन्ह क्या बताएगा, विस्थापन की दिशा को। अर्थात विस्थापन की दिशा किधर से किधर होगी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। तो गौर फरमाइएगा विस्थापन सदिश राशि है, सदिश राशि है तो इसमें परिमाण भी आएगा और दिशा भी आएगी। तो आप क्या करेंगे, विस्थापन बताने के लिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर तीर खींच देंगे। तीर की लंबाई विस्थापन के परिमाण को बताएगी, विस्थापन के परिमाण को बताएगी, और तीर का चिन्ह क्या बताएगा, विस्थापन की दिशा को, विस्थापन की दिशा को बताएगा। तो गौर फरमाइएगा तीर की लंबाई से यहां क्या मतलब है, तीर की लंबाई क्या है, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली सीधी सरल रेखा की लंबाई। तो तीर की लंबाई के मैं जगह में यूं भी बोल सकता हूं, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा की लंबाई। तीर की लंबाई का मतलब क्या है, तीर की लंबाई का मतलब क्या है, इस तीर की लंबाई का मतलब क्या है, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली सीधी सरल रेखा की लंबाई क्या कहलाएगी, विस्थापन का परिमाण। क्या कहलाएगी भैया, विस्थापन का परिमाण। तो तीर की लंबाई अर्थात प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा की लंबाई से विस्थापन का परिमाण तो आ गया, लेकिन अगर अपन को विस्थापन की दिशा देखनी है तो तीर का चिन्ह किधर से किधर जा रहा है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। तो विस्थापन की दिशा किधर से किधर होगी, प्रारंभिक बिंदु से किधर होगी, अंतिम बिंदु की ओर। विस्थापन की दिशा क्या होगी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होगी। तो एक बात बताइए कि ये ए है और ये बी है, मैं इस ए से बी पर इस रास्ते से जाता हूं, मेरे से बोला गया विस्थापन बताओ, मैं ए से बी पर इस रास्ते से जाता हूं, मेरे से बोला गया विस्थापन बताओ। तो विस्थापन बताते मेरे को याद आएगा प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाला सदिश या तीर। तो मैं क्या करूंगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर एक तीर खींच दूंगा। यह तीर ही क्या बताएगा, विस्थापन को बताएगा। ठीक है, अब अगर मैं ए से बी पर जाता हूं किसी और दूसरे रास्ते से, तो अगर मैं ए से बी पर किसी और दूसरे रास्ते से होते हुए पहुंचा और मेरे से बोला गया कि भैया जब मैं दूसरे पद, इस द्वितीय पद के अनुदेश ए से बी पर पहुंचता हूं तो मेरे को विस्थापन बताओ। तो विस्थापन के लिए मैं क्या बोलूंगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर खींचा गया तीर। तो मैं प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर एक तीर खींच दूंगा। अरे ये क्या हुआ, ये तीर तो पहले भी खींचा हुआ था,
इसका मतलब इस रास्ते पर भी तीर यही आया, इस रास्ते पर भी तीर यही आया, इसका मतलब रास्ता मैंने बदल दिया लेकिन विस्थापन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि विस्थापन की परिभाषा में पथ नाम की चीज आती नहीं है। आप किसी भी रास्ते से होते हुए ए से बी पे जाओ, आपसे बोला जाए विस्थापन बताओ, तो अपन बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाने वाला तीर क्या कहलाएगा, विस्थापन। इसका मतलब अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से में, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से में, तो विस्थापन सभी पथों में क्या आएगा, समान आएगा, क्योंकि विस्थापन की परिभाषा में पथ नाम का वर्ड आया ही नहीं। किसी भी रास्ते से जाओ, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की ओर, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर खींचा गया तीर अर्थात प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाला सदिश क्या बताएगा, विस्थापन बताएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर सामने आई कि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता। अगर आपको विस्थापन देखना है तो पथ देखने की जरूरत नहीं है, जबकि दूरी पथ पर निर्भर करती थी। आपसे बोला जाता था इस रास्ते पे दूरी बताओ, तो आपको ये रास्ता देखना पड़ता था, इस रास्ते की लंबाई निकालनी पड़ती थी। इस रास्ते पे दूरी बताओ तो ये रास्ता देखना पड़ता था, इस रास्ते की लंबाई निकालनी पड़ती थी। लेकिन जब विस्थापन बोले तो आप रास्ता ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई सा रास्ता हो, विस्थापन के लिए तुम्हें को क्या करना पड़ेगा, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाते हुए तीर खींचना पड़ेगा। तो विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता। तो अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान हो तो सभी पथों पर विस्थापन क्या होगा, समान होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखने में आती है क्या, एक और इंपॉर्टेंट बात देखने में आती है क्या, कि मान लीजिए ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु है, ठीक है। अगर मैं ए से बी पर जाना चाहता हूं, ए से बी पर जाना चाहता हूं और चाहता हूं कि मेरे द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम हो, तो कौन सा रास्ता ऐसा होगा जिसमें तय किए गए पथ की लंबाई सबसे कम होगी या दूरी सबसे कम होगी, जब आप सीधा सट जाएंगे, जब आप सीधा सट जाएंगे तब कर्ण द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम होगी। और एक बात देखना, जब आप सीधा सट जाएंगे, दूरी बोले तो तय की गई पथ की लंबाई, दूरी बोले तो तय की गई पथ की लंबाई आएगी। विस्थापन बोले तो प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाला सदिश अर्थात इस तीर की लंबाई क्या बताएगी, विस्थापन को बताएगी। तो गौर फरमाना, जब मैं बिल्कुल सीधा ए से बी पर सीधा सीधा जा रहा हूं तो दूरी तय की गई पथ की लंबाई, अरे तय की गई पथ की लंबाई एक तरह से जाएगी, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली सीधी सरल रेखा की लंबाई। विस्थापन बोले, विस्थापन का परिमाण बोले तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा की लंबाई। तो इस वाले केस में जब कर्ण सीधा सीधा ए से बी पर पहुंचता है तो दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर होता है। लेकिन अगर मैं इस रास्ते से होते हुए ए से बी पर जाता हूं, मेरे से बोले दूरी, तो दूरी क्या होगी, इस रास्ते की लंबाई, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा की लंबाई। तो पता लगा दूरी बोले तो इस पथ की लंबाई, विस्थापन बोले तो इस रेखा की लंबाई। तो अंधे को ही दिख रहा है कि दूरी विस्थापन से क्या है, ज्यादा है। तो दूरी जो होगी इस वाले रास्ते पर जो दूरी आएगी वो विस्थापन के परिमाण से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ऐसा कोई दुनिया में रास्ता हो जिसमें मैं चलूं और उस रास्ते में दूरी कम और विस्थापन ज्यादा हो, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप इस रास्ते के अलावा और किसी भी रास्ते से होते हुए ए से बी पर पहुंचेंगे, दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी, दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी। इसका मतलब इस रास्ते के अलावा अन्य सभी रास्तों में दूरी विस्थापन से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा या विस्थापन के बराबर होगी, विस्थापन के परिमाण के बराबर होगी। ऐसा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है जब दूरी विस्थापन के परिमाण से कम हो। इसका मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कब आएगी, जब सीधा सीधा ए से बी पर पहुंचेगा। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, क्योंकि जब वो सीधा सीधा जाएगा
तभी जाकर दूरी न्यूनतम होगी, अन्यथा अन्य रास्तों पर दूरी हमेशा इस वाली दूरी से क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब वो सीधा सीधा जाएगा तभी दूरी और विस्थापन बराबर होंगे, बाकी अन्य पथों में दूरी विस्थापन से ज्यादा होगी। तो विस्थापन की एक और परिभाषा आ गई, क्या आ गई, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन का परिमाण। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कब आएगी, जब वो कण क्या होगा, सीधा सीधा चलेगा, तभी जाकर दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे। बाकी अन्य रास्तों में कण द्वारा तय की गई दूरी और कण द्वारा तय किया गया विस्थापन अलग अलग होंगे और दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन का परिमाण। अब एक बात और आप देखिएगा, आपने बोला कि कण ए से चला और कण बी पर पहुंचा, इस रास्ते से होते हुए किसी भी और अन्य रास्तों से होते हुए ए से बी पर पहुंचा। अब आपसे बोला गया कण द्वारा तय किया गया विस्थापन बताइए। तो विस्थापन बताने के लिए आपने क्या करा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर एक तीर खींच दिया, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर एक तीर खींच दिया और आपने बोला यह तीर ही क्या कहलाएगा, कण द्वारा तय किया गया विस्थापन। तुम्हें कोई चीज याद आती है कल की क्लास में पढ़ी हुई, क्या कि यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ एक तीर खींचा जाए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ एक तीर खींचा जाए तो यही तीर एक और चीज बताएगा, बी का ए के सापेक्ष स्थिति सदिश, ए का बी के सापेक्ष स्थिति सदिश। अगर आपको कल की लास्ट क्लास याद आती हो तो अगर अपन एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ एक तीर खींच देते हैं तो वह तीर इस बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कहलाएगा। बोले तो यही तीर विस्थापन को बता रहा है और यही तीर स्थिति सदिश को बता रहा है, किसके, अंतिम बिंदु के स्थिति सदिश को बता रहा है, किसके सापेक्ष, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष। तो विस्थापन की एक और परिभाषा आ गई, क्या कि अंतिम बिंदु का प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या कहलाता है भैया, विस्थापन। तो विस्थापन एक तरह से स्थिति सदिश है, विस्थापन एक तरह से स्थिति सदिश है, किसका, अंतिम बिंदु का किसके सापेक्ष, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष। तो अब अपन विस्थापन को थोड़ा सा स्थिति सदिश के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, क्या, मान लीजिए ये कार्तिकीय निर्देश तंत्र है, जैसा अपन ने बोला गति देखने के लिए आपको किसी ना किसी को प्रेक्षक लेना पड़ेगा। तो ये एक तरह से ओ प्रेक्षक हो गया, ठीक है। आपका कण यहां पर है और जब कण यहां पर है, कण यहां पर है, तो इस कण के निर्देशांक, जब कण ए बिंदु पर है तो इस ए बिंदु के निर्देशांक x1, y1, z1 है और इस ए बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 वेक्टर। मूल बिंदु के सापेक्ष, तो मूल बिंदु से ए की तरफ क्या कर दिया, एक तीर खींच दिया, तो यह तीर ए का मूल बिंदु के सापेक्ष क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश कहलाएगा। तो भैया लोगों x1, y1, z1 भी एक ए की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बता रहे हैं और स्थिति सदिश भी ए की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश स्थिति बता रहा है। तो ये निर्देशांक और यह सदिश दोनों ही ए की स्थिति को बता रहे हैं मूल बिंदु के सापेक्ष। तो इन निर्देशांकों और स्थिति सदिश के मध्य एक संबंध होना चाहिए। तो आपको पता है कि यदि ए के निर्देशांक x1, y1, z1 है o के सापेक्ष और a का o के सापेक्ष सदिश r1 वेक्टर है, तो इस r1 वेक्टर को मैं इसके निर्देशांकों के रूप में कैसे लिख सकता हूं, x1 i के, y1 j के और z1 k के। तो ये एक संबंध है स्थिति सदिश और निर्देशांकों के मध्य है। अब आपका कण ए से चलते चलते बी पर पहुंचा और जब बी पर पहुंचा तो बी के निर्देशांक x2, y2 और z2 है
और बी का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। तो यह और यह दोनों ही बी की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इनके मध्य संबंध होना चाहिए। तो यदि मैं स्थिति सदिश को निर्देशांकों के रूप में लिखूंगा तो क्या आएगा, R2 वेक्टर इक्वल टू x2ik प्लस y2jk प्लस z2kk। अब मेरे से बोला गया कि जब कण A से B पर पहुंचता है तो कण द्वारा तय किया गया विस्थापन बताइए। तो जब मेरे को विस्थापन बताना है तो मेरे को रास्ता देखने की जरूरत नहीं कि कैसे होते हुए पहुंचा, क्योंकि विस्थापन के लिए तुम्हें को क्या करना पड़ेगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर एक तीर खींचना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर एक तीर खींचा तो पता लगा यह तीर विस्थापन को तो बता ही रहा है, साथ ही साथ यह तीर बी की ए के सापेक्ष स्थिति सदिश को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर मेरे से बोला गया कण द्वारा तय किया गया विस्थापन बताना है, तो कण द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा, क्या होगा, अंतिम बिंदु का प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। और शायद आप लोगों ने लास्ट क्लास में अंतिम बिंदु का प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या बोला था, अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश। नो डाउट स्थिति हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष होती है। तो जब मैं अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश बोल रहा हूं तो अपने आप मतलब है किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो अंतिम बिंदु का प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा, अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। अर्थात कण द्वारा तय किया गया विस्थापन, कण द्वारा तय किया गया विस्थापन जिसको अपन ने आर वेक्टर बोला, तो ये आर वेक्टर किसके बराबर आएगा, अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। बहुतों के लोग फुर्रे उड़ गए होंगे कि यार सर ने कैसे लिख दिया। अगर इस डायग्राम में आ जाओ, क्या पहला सदिश खींचा R1 वेक्टर, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींचा R वेक्टर, तो पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला यह सदिश R2 वेक्टर इन दोनों के योग को बताएगा। अर्थात R2 वेक्टर किसके बराबर होगा, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर। तो R वेक्टर किसके बराबर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और यहीं से लास्ट क्लास में बोला था कि B का A के सापेक्ष, B यहां अंतिम बिंदु है, A प्रारंभिक बिंदु है, तो B का A के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। B की जगह मैं अंतिम बोल देता हूं, A की जगह मैं प्रारंभिक बोल देता हूं। तो अंतिम बिंदु का प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा, अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। कहने का मतलब विस्थापन एक तरह से क्या है, स्थिति सदिश है। विस्थापन क्या है, स्थिति सदिश है किसका, अंतिम बिंदु का किसके सापेक्ष, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष। तो R वेक्टर इक्वल टू R2 की वैल्यू लिख दे, R1 की वैल्यू लिख दे, माइनस है तो ये सब माइनस में आ जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से I कैप कॉमन लिख देंगे। अरे R2 की जगह ये आ जाएगा, R1 की जगह ये आ जाएगा, तो यहां से I कैप कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 I कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो कल भी लास्ट क्लास में भी यही आया था। B का A के सापेक्ष स्थिति सदिश हो गया। अगर मैं B की A से दूरी देखना चाहूं, दूरी देखने का मतलब ये बोले तो A और B के बीच की न्यूनतम दूरी। अरे न्यूनतम दूरी का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, परिमाण। तो अगर मैं विस्थापन का परिमाण देखना चाहूं, विस्थापन का परिमाण देखना चाहूं, इसका मतलब मेरे को क्या देखना पड़ेगा, इस R वेक्टर का परिमाण, क्योंकि तीर की लंबाई क्या बताएगी सदिश के परिमाण को। तो मेरा जो सदिश है वो इसके
लंबवत घटकों के रूप में दे रखा है, तो आर वेक्टर का परिमाण क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यही इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है और यही मेरे विस्थापन का परिमाण है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है, फिर कल आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल दीजिए, फरमा दीजिए, कोई भी डाउट आपको हो